सो RMS स्पीड जो है वो अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0 आया था। मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि दोनों में रिलेशन क्या है, तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m0। ठीक है, सो मोलर मास और RMS स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना भी चाहिए। तो गैस का अगर मोलर मास ज्यादा है तो गैस हेवी है, और अगर हेवी है तो उसका स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा, ऑब्वियस है। और अगर मोलर मास कम है, जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास कम है या हेलियम का भी मोलर मास कम है कंपैरेटिवली अदर गैसेस, तो उनका RMS स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बिकॉज हल्का गैस रहेगा। सो आपका RMS स्पीड ऑफ गैस जो है, RMS स्पीड ऑफ गैस वो डिपेंड करता है मोलर मास के रूट स्क्वायर रूट के साथ। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, याद तक याद है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन दैट इज एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आवाज नहीं, और इधर ध्यान दो, तुम्हारे बुक में कुछ ऐसा हेडिंग ऐसा नहीं है, कुछ अलग हेडिंग है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, ऐसा क्यों हेडिंग दिया होगा? तो लोग बोलते हैं कि काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है, राइट? काइनेटिक थ्योरी में या गैसेस की थ्योरी में टेम्परेचर का रोल क्या है, तो वो आपको इसमें समझना है। तो सिंपल है काफी। तो आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने एक कवर कर लिया था, प्रेशर ऑफ गैस इज 1/3, दैट इज रो टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये प्रेशर ऑफ गैस था, ये रो जो था वो डेंसिटी ऑफ गैस है, और एक मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड जो है उसका एवरेज स्पीड का ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक, एवरेज स्पीड का स्क्वायर, बार बार है मतलब एवरेज, और ये स्पीड उसका स्क्वायर। चलो ठीक है, तो आपको पता ही है, इसको थोड़ा और आगे ब्रेक कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा मास अपॉन वॉल्यूम, और ये वंस अगेन आगे एवरेज स्पीड का स्क्वायर। उसके बाद ये v को अगर मैं इधर भेजूँ तो ये हो जाएगा pv, और ये 1/3, और ये क्या इधर मास इंटू एवरेज स्पीड का स्क्वायर। बट आपको पता है कि मास जो है वो होता है स्मॉल m इंटू कैपिटल N। कैसे? स्मॉल m होता है एक पार्टिकल का मास, कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही समझाया था, अगर मैं तुमको बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 है और एक का मास 2 ग्राम है, तो फिर 10 का मास निकल जाएगा, 2 इंटू 10 20 ग्राम। तो वही लॉजिक है ना इधर। तो एक का मास स्मॉल m, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, तो ऐसा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल n मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो ये हो गया मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। सो ये pv इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, pv इज इक्वल टू 1/3, और ये m की जगह पे आएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल N, और ये एवरेज स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ये pv इज इक्वल टू, ये 1/3 को वैसे रख रहा हूँ, इस n को भी पहले ले रहा हूँ, वैसे भी मल्टीप्लाई में है ना, ये ऑर्डर आप डिसाइड कर लो। n मल्टीप्लाई में है, m ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 ऊपर भी लिया, 2 नीचे भी लिया। अच्छा, बचा कौन बोलो, स्मॉल m बचा, और ये स्पीड का स्क्वायर बचा। बोला नहीं समझा, दिमाग में नहीं गया? ओके, वापस से देख लो इधर, pv इज इक्वल टू 1/3, 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर, और n को भी साइड लो, ये n को साइड कर लिया, कौन बचा, m v बार का स्क्वायर, इतना बचा ना, रीऑर्डर किया। तो अब ऐसे ही जानबूझ के ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे भी 2 2 आपस में क्या हो जाता है, तो फिर तुम्हें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा क्या कर दिया, ये अलग स्टेप है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अब ये उसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ही है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे वैसे। तो अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ वापस से, ये pv बोलो कौन है, ये 2 और ये n और नीचे 3, तो ये 2/3 और ये n, ये 2 1 सा 2, नीचे का 3 और ये n, और इधर नीचे कौन बचा, 2, और साथ में कौन बचा, mv स्क्वायर। तो 1/2 m v बार का स्क्वायर। तो क्या ये देखो, इसको जरा ठीक से देखो, ये क्या है,
एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और ये उसी मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, बट हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर हाफ इंटू एम इंटू is equal to E is equal to what? That is average kinetic energy या average translational kinetic energy of one molecule of gas। दोबारा से, आपको पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे मास एक मॉलिक्यूल का है कि पूरे गैस का ही है? पूरे गैस का। स्मॉल एम मास किसका होता है? अगर पूरे गैस का ही मास लेना होता तो मैं इस कैपिटल एम को स्प्लिट ही नहीं करता। कैपिटल एम को स्प्लिट करके स्मॉल एम इंटू एन लिया है, तो स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास हुआ कि पूरे गैस का मास हुआ? स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का। तो ये क्या, एक मॉलिक्यूल का मास और उसी मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी है का स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास इंटू मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब क्या, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। तो वही तो लिखा है मैंने, ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है उस मॉलिक्यूल की, बट मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? क्योंकि जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो, ये लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी लीनियर है कि एंगुलर है? तुम्हें समझता मैं क्या बात कर रहा हूँ? अगर ये v है तो ये लीनियर है, और ओमेगा है तो अगर ये लीनियर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी लीनियर वाली होगी। लीनियर वाली मतलब स्ट्रेट जाने वाली, और स्ट्रेट जाने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक। अभी भी ट्रांसलेशनल वर्ड क्यों यूज किया, समझा क्या? काइनेटिक क्यों यूज किया वो तो समझना ही चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वो भी नहीं समझता तो काई के लिए बैठे हो फिर इधर। पर ट्रांसलेशन वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है? लीनियर है ना, इसलिए। तो ये इस तरीके से आपने फॉर्मूला क्या बन गया फिर फाइनली आपके पास, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n, और ये E। इसका क्या करेंगे वो बाद में देख लेंगे, ठीक है? या फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको, ये फॉर्मूला को छोड़ दो, आप इसके पीछे लग जाओ। कौन सा वाला बोलो? E इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक से लिखा तो, राइट? तो ये क्या है बोलो, ये फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और अगर मैंने चाहिए तो इधर लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है बट फिर भी मुझे ठीक से लिखा है इसलिए दोबारा वापस लिखा। बट अगर मैंने ये एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी है ना, तो अगर मुझे दो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ एम वी स्क्वायर के कितने टाइम्स होगा वो? 2 टाइम्स। 3 मॉलिक्यूल की चाहिए तो n मॉलिक्यूल की चाहिए तो, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecules is equal to हो रहेगी E is equal to n टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, n टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है? हाँ, ये रहने दो अभी यहाँ पे। सुनाओ अब इसके आगे, ये तो ठीक है, ये अभी इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास क्या आया यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू ये क्या है, E एनर्जी, है ना? ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो आपके पास क्या आया, पी वी इज इक्वल टू कितना था वो, 2/3 n हाफ एम वी स्क्वायर, 2/3 n हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं जो बोल रहा हूं ठीक से सुनना, यही फॉर्मूला मुझे फॉर वन मॉलिक्यूल चाहिए, फॉर वन मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल एक ही है तो n की जगह पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनेगा, और एंड फॉर वन मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इज, तो आपको पता है क्या लिखेंगे आगे चल के, तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 n की जगह पे 1 लिखेंगे। 1 नहीं लिखा तो भी छोड़ दो ना, 1 अभी 1 लिखने का क्या मतलब है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा,
कुछ फर्क पड़ता नहीं। और आगे कौन है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का सिंबल क्या है, ई। गलत दिखा है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे ई सिंबल असाइन कर दिया है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कितनी बोलो, ये 3 इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये आएगा 3 ऊपर जाएगा और 2 कहाँ आएगा, तो 3/2 PV इज इक्वल टू E। अच्छे से लिखते हैं, 3/2 PV। हो गया, कुछ डाउट है यहां तक? ना यहां तक कुछ डाउट है क्या? तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के आपके पास 2-3 फॉर्मेट है। एक है PV इज इक्वल टू NRT, दूसरा है PV इज इक्वल टू NKBT, ठीक है। तो अगर आपको n मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन चाहिए तो आप लोग पहला वाला यूज करते हो। अगर आपको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन चाहिए तो आप ये दूसरा वाला यूज करते हो, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। सो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू है NKBT। NKBT मैंने ये वाला फॉर्म यूज कर लिया आइडियल गैस इक्वेशन का। N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T उसका टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको पुटअप कर दूं यहाँ पे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 PV के जगह पे NKBT, N टाइम्स ऑफ KBT। तो N को इधर पहले ले लेंगे तो E इज इक्वल टू N 3/2 KBT। और आगे का एनर्जी आई है ना, और ये क्या कैपिटल N क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और आगे 3/2 KBT। अब जो मैं बोल रहा हूँ ढंग से सुनना, ये N इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो E डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू 3/2 KBT, राइट। अब इसको रीड कर दो, इसको रीड कैसे करेंगे, क्या ये एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, पर यूनिट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोलोगे, पर यूनिट मॉलिक्यूल बोलोगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, या फिर इसको रीड करना है, यहाँ पे सिखाता हूँ। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कभी कभी आपको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल निकालो, तो उस टाइम पे आपको E/N निकालना होगा। और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, एक तुम बोलोगे समझा नहीं हमको, ये एक का ही है, N की जगह पे 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड छोड़ दो, राइट साइड कितना है, इधर आ जाओ, इधर N की जगह पे 1 पुट कर दो, मतलब 1 मॉलिक्यूल हो गया। और एनर्जी कितनी आई, 3/2 KBT। तो 3/2 KBT काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल की होती है, एक मॉलिक्यूल की। तो वही तो लिखा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप देखोगे तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 KBT आई है। तो तुम बोलोगे यहाँ से आपको क्या समझाना है, समझाना मुझे कुछ नहीं है, 3/2 नंबर है, KB भी नंबर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, कौन, टेम्परेचर। इसका मतलब एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की, जो एनर्जी है वो उसके किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी भी क्या होगी। सो टेम्परेचर ये पैरामीटर सीधा एनर्जी से रिलेटेड है, समझा कि नहीं। मतलब टेम्परेचर एनर्जी से ही एसोसिएटेड है, या टेम्परेचर की वजह से क्या चेंज होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए एनर्जी चेंज होगा। गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज होती है और क्या बढ़ेगी, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके तो ये हार्डली 2 या 4 सेंटेंसेस में बुक में लिखा हुआ है, बट हमें रीअरेंज करने के लिए टाइम जाता है हमारा।
तो बोलो, उन्होंने सीधा ये टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो उन्होंने सीधा यहाँ से शुरू किया, कहीं से तो यहाँ से शुरू किया। तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला एक्चुअल जो कंसिडर किया वहां से शुरू किया, जो हमें आया था। तो डेंसिटी की जगह पे क्या पुटअप किया, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर डिवाइड था, इधर गया तो मल्टीप्लाई। एम को हमने स्प्लिट कर दिया उसके फॉर्मूला में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टू ऊपर और नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ से हमें कौन मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या एनर्जी होती है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की, क्योंकि मास भी एक ही मॉलिक्यूल का है। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की मिल गई, हाफ एम वी स्क्वायर। और उसी को एन से मल्टीप्लाई करोगे, उसी को है ना, हाफ एम वी स्क्वायर को अगर एन से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल की हो जाएगी, एन मॉलिक्यूल्स की। तो ये तो हुआ काइनेटिक एनर्जी के लिए पहला वर्जन, फॉर्मूला का पहला वर्जन, ठीक है। बट हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए था। इनफैक्ट मैंने हेडिंग भी लिखा है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो इसलिए मुझे तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने दोबारा ये पी वी इज इक्वल टू 2/3 n और जो भी था इसको आगे कंसिडर किया। और अगर आप देखोगे पी वी इज इक्वल 2/3 जो जैसा भी है, तो एक काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए तो n की जगह पे 1 आ जाएगा, एनर्जी का सिंबल E, और फिर यहाँ से E की वैल्यू निकल के आई 3/2 PV। बट ये एनर्जी जो आई एक मॉलिक्यूल की आई, अगेन एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तुम बोलोगे इतने सारे फॉर्मूले, अरे मॉलिक्यूल का मास दिया, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, मॉलिक्यूल जिस गैस का है उस गैस का प्रेशर दिया, उस गैस का वॉल्यूम दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। फिर उसके बाद अगर आपको ये तो हुआ 3/2 PV एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, बट हमें टेम्परेचर तक जाना था, इसलिए हमने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया। आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है पीवी इज इक्वल टू एन के बी होता है, एन के बी टी। आप पहले लेक्चर को फॉलो करो, आपको वहां पे मिल जाएगा ये। तो हमने पीवी के जगह पे एन के बी टी रखा। एन को अगर पहले रखते हो बिकॉज वो एक नंबर है, तो एन टाइम्स द 3/2 के बी टी आया। तो अभी हमें इसको समझना था ये क्या है एग्जैक्टली। हमें इतना पता है ये एनर्जी है, बट रीड कैसे करेंगे वो नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए ये मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई को इधर भेज दिया, तो क्या हुआ, डिवाइड। तो ये हुआ एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, है ना, पर एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। जब पर यूनिट लग जाता है तो एनर्जी कितनी मॉलिक्यूल का होता है, एक मॉलिक्यूल का। बट फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, आप ऐसे क्या बोल रहे हो। तो फिर मैं उनको वापस यहीं पे लेके जाऊंगा और उनको बोलूंगा एन की जगह पे 1 पुट करो, 1 मॉलिक्यूल के तो 1 ही रहेगा। और कितना निकल के आएगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये तो 3/2 केबीटी है ना। वो कब आता है, जब एन की जगह पे कितना पुट करते हो। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की है कि एक मोर देन 1 मॉलिक्यूल की। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। बट वंस अगेन फॉर्मूला जो है इस बार फॉर्मूला टेम्परेचर में, तो अब हमने रिलेट कर दिया है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो याद रखना, इसको भूलना नहीं। सो अब इसके बाद अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि गैस के मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या फिर ट्रांसलेशन छोड़ दो, गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक ही बोलूंगा मैं बिकॉज गैस का मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहता है। तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये अगर मैंने बोला, तो आपको हमेशा क्या आंसर देना है, 3/2 टाइम्स द केबीटी, ठीक, 3/2 टाइम्स द केबीटी। हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट सब कुछ इधर ही नहीं करते बैठेंगे, आगे चल के हम लोग को और आने वाला। तुम बोलोगे क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो तुमको ऑलरेडी पता है पिछले वाले लेक्चर से, तुम्हारा जो केबी इंटू केबी की वैल्यू नहीं याद है तुमको। अरे तुम लोग या आइडियल गैस इक्वेशन सीखा ना, तो अगर आपको याद होगा तो पीवी इज इक्वल टू हमने एनआरटी लिखा था, तो केबी इंटू एन ए जो होता था, केबी इंटू एन ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर अपॉन एन ए, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फॉर्म और बढ़ेंगे इसके, बट इसके फॉर्म ऑलरेडी बढ़ने वाले ही है। कब, जब हम लोग आगे चल के एक दो मेयर्स रिलेशन वगैरह एक दो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग जिसको सीखने वाले, तो उसमें ऑलरेडी पॉइंट बढ़ने, मतलब इसका 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 वर्जन और बढ़ेगा ही। तो यही पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको फाइनल मान लेते हैं यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 टाइम्स दी केबीटी। केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी उस गैस का एवरेज टेम्परेचर है, गैस का एवरेज टेम्परेचर। एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है पर मॉलिक्यूल अलग अलग हो, तो हम लोग जो टेम्परेचर लेते हैं वो गैस का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है।
सो ये इसको याद रखना भी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले वो है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शॉर्ट में हम लोग DOF भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका जो स्टेटमेंट है उसको लिखने के लिए जगह छोड़ दूंगा, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट के लिए 2-3 लाइन छोड़ देना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कॉन्संट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गैस मॉलिक्यूल जो है, सबको पता है गैस मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में होता है, ठीक है। सो गैस मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में होता है, ऑलवेज इन रैंडम मोशन। तो जरा सोचो कि गैस मॉलिक्यूल किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो सपोज अगर मेरे पास, हाँ रैंडम मोशन है, ठीक है ना, इसको डिस्कस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो स्ट्रेट जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर वो स्ट्रेट जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस, या वो स्ट्रेट जा रहा है अलोंग। तो अगर वो कंटिन्यूअसली किसी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग उसकी मोशन को मोशन इन 1D बोलते हैं, मोशन इन, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग ओनली अलोंग वन डायरेक्शन। भाई सुनते रहना लॉजिक, फिर नहीं तो फिर बाद में बोलोगे समझेगा नहीं, तो आप लॉजिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर वो कंटिन्यूअसली, जैसे अभी एक गैस मॉलिक्यूल है इस क्लासरूम में और गैस मॉलिक्यूल निकल गया, ऐसा सीधा चलता गया, इस ऐसा स्ट्रेट गया, तो सपोज आपको पता ही हम लोग यहाँ पे 3 एक्सिस हम लोग कर सकते हैं, राइट। किसका फोन? सो ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो गैस मॉलिक्यूल एक कंटिन्यूअसली अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, किसी एक एक्सिस के अलोंग, तो दिस इज वन डायरेक्शन ना, कोई एक डायरेक्शन मतलब मोशन इन 1D, तो हम लोग उसकी मोशन को 1D बोलेंगे। बट गैस मॉलिक्यूल अगर लेट्स से XY प्लेन में जा रहा है, किस प्लेन में जा रहा है, सो फिर हम लोग उसके बोलेंगे मोशन इन 2D। बट गैस मॉलिक्यूल किसी 3D स्पेस में मूव हो रहा है, जैसे अभी इस रूम में मूव हो रहा है, तो उसकी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 3D, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो गैस मॉलिक्यूल के पास मोशन इन 1D, 2D, 3D ऐसा कोई भी मोशन परफॉर्म करने का इंडिपेंडेंस है। मतलब तुम लोग गैस मॉलिक्यूल को किसी एक मोशन के साथ एसोसिएटेड नहीं कर सकते, ठीक है। तुम ये भी नहीं बोल सकते कि वो तीनों में से कोई एक परफॉर्म करता है, ठीक है। वो तीनों में से एट ए टाइम कोई भी एक परफॉर्म कर सकता है, हमेशा एक ही करता है ऐसा नहीं। जैसे अभी गैस मॉलिक्यूल सीधा जा रहा है ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस है, राइट। तो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, गैस मॉलिक्यूल का मोशन कौन सा है, 1 डायमेंशन है ना। ओनली वर्टिकल जा रहा है तभी 1 डायमेंशन, बराबर है कि नहीं। ओनली इस तरफ जा रहा है, ओनली इन दिस डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, ठीक। बट ऐसे मूव हो रहा है इस तरीके से, राइट। तो अगर ऐसे मूव हो रहा है तो उसका ये देखो, ये डेप्थ भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है, और यहां से जो इस वॉल से जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 3 डायमेंशन, राइट। वैसे भी आपने 11 में पढ़ा ही था, अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो 1D, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे 2D, और 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो गैस मॉलिक्यूल के पास कोई एक पर्टिकुलर मोशन में वो मतलब कोई एक पर्टिकुलर मोशन में इंक्लोज नहीं होता हो, इट कैन परफॉर्म 1D, 2D और 3D। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीडम। गैस मॉलिक्यूल हैज अ फ्रीडम टू परफॉर्म वेरिड टाइप्स ऑफ मोशन, अलग अलग टाइप ऑफ मोशन वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक। और आगे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब अगर मुझे बताओ, अगर उसको मोशन परफॉर्म करना है तो मोशन परफॉर्म करने के लिए उसको लगेगी एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी है, तो गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है 3/2 kBT, इतनी एनर्जी है, ठीक है। सपोज मैंने एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो एक क्यों तुम बोलोगे मोनो एटॉमिक ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि सिंपल है ना समझने के लिए। तो अब आप समझो कि एक गैस मॉलिक्यूल है, अब वो गैस मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ जा सकता है, इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग, इट कैन मूव अलोंग,
बट इन सब एक्सिस के अलॉन्ग जाने के लिए उसको क्या लगेगी, एनर्जी, राइट। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो हमें नहीं पता, तो हम बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एक्स। कितना, नहीं दिमाग में जा रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ना ना ना, हाफ एम वी स्क्वायर है, एक्स कहां से जोड़ दिया तुमने, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने एक्स लगा दिया बिकॉज मेरा मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर एक्स। अगर वही मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और वही मॉलिक्यूल अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर जेड। और तुम ये बोल सकते हो क्या कि मॉलिक्यूल किसी एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएगा, मॉलिक्यूल के पास तो फ्रीडम है ना, वो तो और वैसे भी इतना सब डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम मोशन है, इट कैन मूव अपवर्ड, इट कैन मूव डाउनवर्ड, इट कैन मूव फॉरवर्ड, इट कैन मूव बैकवर्ड। मतलब वो बेसिकली उस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग जा सकता है, और जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। तो जब 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 वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, जब कभी भी जाएगा तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए, जब कभी भी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो उसको इतनी एनर्जी लगेगी, और जब कभी भी वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा उसको इतनी एनर्जी लगेगी, राइट। बट वो रैंडम मोशन परफॉर्म करता है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी तो तीनों भी एक्सिस के अलॉन्ग जाने की है, एट अ टाइम नहीं, अलग अलग टाइम पे। अब अगर फिलहाल वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद, अभी देखो जैसे अभी ऐसा सीधा चल रहा है, अचानक से वो ऊपर जा सकता है ना। तो अभी इस टाइम पे वो किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और अब तक वो किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था, राइट। तो अब तक वो कौन सी वाली एनर्जी यूज कर रहा था, हाफ एम वी स्क्वायर, अचानक से ऊपर चला गया, जैसे कोई बर्ड है, जैसे कोई बर्ड है और वो फ्लाई कर रहा है ना, तो अचानक से वो फिर वो उसने डाइव इन ले लिया, नीचे जा रहा है, या फिर वापस से फ्लाइट लेके कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सो जब जब वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा वो मॉलिक्यूल तब तब इतनी एनर्जी यूज करेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा इतनी एनर्जी यूज करेगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा इतनी एनर्जी यूज करेगा। तुम में से कोई बोलेगा सर वो एक्स वाई प्लेन में जाएगा तो फिर वो ये दोनों यूज करेगा, राइट। प्लेन में जाएगा तो 2 कंपोनेंट यूज करेगा, और अगर 1D परफॉर्म कर रहा है तो एक कंपोनेंट यूज करेगा, समझा। 3D जा रहा है तो तीनों कंपोनेंट यूज करेगा। बट उसको टोटल मिला के ज्यादा से ज्यादा, मतलब टोटल मिला के इसको कितनी एनर्जी लगेगी, टोटल मिला के उसको इतनी एनर्जी मिलेगी, मतलब इतनी एनर्जी लगेगी या होगी उसके पास। तुम बोलोगे लगेगी और होगी, ऐसा क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि वो रैंडम मोशन परफॉर्म करता है, वो तो तभी पॉसिबल है जब उसके पास इतनी एनर्जी होगी, है ना, नहीं समझा। और मोशन करने के लिए इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए। सो देयरफॉर इस तरीके से ये टोटल एनर्जी होती है, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी इतनी होती है, एग्री करते हो, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, बट आपने तुम बोल सकते हो कि सर आपने 2 मिनट पहले बताया कि टोटल एनर्जी तो 3/2 केबीटी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, 3/2 केबीटी, एग्रीड। तो अब अगर मैं इस 3/2 केबीटी को ब्रेक कर दूं, राइट, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को थोड़ा इक्वलेंट दिखाना है, तो आई कैन ब्रेक 3/2 केबीटी इनटू इक्वल वैल्यूज ऑफ हाफ केबीटी ईच, हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, ठीक है। ऐसा कैसे, और इसको ऐड कर दिया, तो अब मुझे, अच्छा ये इस तरफ कौन रहेगा बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जेड। इसको देखते जाओ तुम लोग, राइट। वापस से दोबारा से डिस्कस करते क्या सीख रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इतना हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम है कहीं पे भी मूव होने की। व्हेन आई से कहीं पे भी, तो 1D 2D और 3D, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। बट उसको कहीं पे भी जाने के लिए क्या लगेगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लगेगी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाना है तो इतनी एनर्जी लगेगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाना है इतनी एनर्जी लगेगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाना है तो इतनी एनर्जी लगेगी। प्लेन में जाना है तो आपको पता है दोनों कंपोनेंट यूज होंगे, और 3 डायमेंशनल स्पेस में आना है तो तीनों कंपोनेंट यूज होंगे। तो इतनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास है। बट फिर कोई जस्ट नाउ कोई हमने सीखा है, तो तुम में से कोई बोलेगा ना सर आपने तो वहां पे प्रूव करके दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है,
3/2 केबीटी। मतलब ये जो एनर्जी वो टोटल कितनी होती है, इन तीनों का अगर टोटल मिला दे तो वो कितना होता है बोलो, 3/2 केबीटी। तुम बोलोगे इन तीनों का टोटल 3/2 केबीटी होता है, ये कैसे हो गया? फिर अभी तुम लोग सो रहे थे कि यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 केबीटी। तो इतनी एनर्जी उसके पास रिक्वायर्ड होती है कि नहीं? और वो मोशन परफॉर्म करता ही है, मतलब, और ये एनर्जी तो पोजेस करता है, तो इतनी उसके पास है और इतनी उसको रिक्वायर्ड है, तो मोशन परफॉर्म करना है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। सो देयरफॉर इन तीनों का एडिशन किससे इक्वल होगा, 3/2 केबीटी से, बराबर है। तो मैंने अभी क्या किया, 3/2 केबीटी को हमने स्प्लिट कर दिया, तो 3/2 केबीटी को स्प्लिट कर दिया तो हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी, तो 3 टाइम्स क्या है, हाफ केबीटी, तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ केबीटी हुआ ना ये, 3 टाइम्स ऑफ, अरे ये एक्स 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 है तो फिर ट्रिपल एक्स हो गया ना ये, 3x। सो देयरफॉर 3 टाइम्स द हाफ केबीटी हुआ, तो 3 टाइम्स द हाफ केबीटी कितना होता है, 3/2 केबीटी। तो फिर इसको ऐसा स्प्लिट कर सकते कि नहीं कर सकते, राइट? तुम बोलोगे आपने इक्वली क्यों स्प्लिट किया है, बिकॉज यहाँ पे भी तो उनका जो वर्जन है, मतलब लाइक हाफ mv², या फिर मैं ऐसे बता दूंगा, तुमने प्रेशर इन गैस सीखा था, तो आपने वहां पे नहीं समझा था कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर बस ये अगर इक्वल होते हैं तो फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल, न्यूमेरिकली तीनों इक्वल होंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड में जब स्प्लिट करोगे तो वो भी आपस में कैसे होने चाहिए। तो फिर यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग इक्वलिटी थ्योरम लगा दे तो फिर हाफ mv² x इज इक्वल टू किससे इक्वल आया, हाफ केबीटी से। फिर हाफ mv²y, ये जो टर्म है वो भी किससे इक्वल आया, हाफ केबीटी से। एंड हाफ mv²z, ये भी किससे इक्वल आया, हाफ केबीटी से। क्लियर है क्या नहीं? तो तुम बोलोगे इससे समझना है क्या आपको, समझना कुछ नहीं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जाने के लिए अब तक हम लोग बोलते थे कितनी एनर्जी लगेगी, हाफ mv²। अब उसके जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ केबीटी, ये एनर्जी बोलेंगे। तो अब वापस ऑब्जेक्ट को, अगर एक्स मॉलिक्यूल को, गैस मॉलिक्यूल को अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो अब यहां से एक लॉजिक बना लो कि हाफ mv²x किससे इक्वलेंट होता है, हाफ केबीटी से, राइट? या फिर और दूसरा लॉजिक बना लो कि देखो इधर एक स्क्वायर टर्म दिख रहा है, स्क्वायर टर्म है कि नहीं है इसमें, तो जिसमें भी एक स्क्वायर टर्म होता है वो हाफ केबीटी से क्या होता है, इक्वल। जिस टर्म में एक स्क्वायर टर्म होता है, इसमें एक स्क्वायर टर्म है vx², तो ये टर्म किससे इक्वल आया है, हाफ केबीटी से। तो इसमें एक स्क्वायर टर्म है, इसमें भी और इसमें भी, तो टोटल कितनी स्क्वायर टर्म्स हुई, तो फिर ये कितने हाफ केबीटी से इक्वल रहेगा, 3 हाफ केबीटी से, 1 हाफ केबीटी 1 हाफ केबीटी 1 हाफ केबीटी, टोटल कितना हुआ, 3 हाफ केबीटी। एंड व्हेन आई से 3 हाफ केबीटी, 3 हाफ केबीटी इज बेसिकली व्हाट, 3/2 केबीटी, राइट? सो ये बेसिकली एनर्जी का पार्टीशन है। एनर्जी यहां से क्या समझ में आता है कि ईच टाइप ऑफ मोशन के लिए एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ईच टाइप ऑफ मोशन के लिए एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग जाने के लिए भी हाफ केबीटी लगेगी, वाई एक्सिस के अलोंग जाने के लिए भी हाफ केबीटी, और जेड एक्सिस के जाने के लिए भी हाफ केबीटी, ठीक? सो ध्यान दो अभी यहाँ पे, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये टॉपिक हमने अभी पूरा डिस्कस किया है, इन्हें हमें डिस्कस करना है अभी यहाँ पे। सो ध्यान देना अभी यहाँ पे। सो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक से ध्यान देना अभी यहाँ पे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जो आप ऐसे समझो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितने टाइप का मोशन परफॉर्म कर सकता है। अब तुम बोलोगे सर 3 टाइप का, मैंने मोशन का टाइप बोला है, कितने एक्सिस के अलोंग जा सकता है ये नहीं बोला है। मोशन का टाइप अलग होता है, मोशन का टाइप मतलब जैसे ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये मोशन के टाइप्स है। तो बेसिकली गैस मॉलिक्यूल के पास कौन से मोशन परफॉर्म करने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब मोशन, ठीक है, डिग्री मतलब कितना। सो कितने टाइप के पॉसिबल मोशन हो सकते हैं किसके पास, गैस के मॉलिक्यूल के पास। तो
गैस का मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पहले हम लोग खुद ही डिस्कस करते हैं कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के पास मेन 3 टाइप के, बॉडी बोला तो मेन 3 टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। व्हेनेवर यू से बॉडी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। एक होगा ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा होगा रोटेशनल मोशन, और तीसरा होगा वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। अब तुम में से कोई मेरे को बोलेगा सर सर्कुलर मोशन कहाँ गया? अरे वो रोटेशनल मोशन में तो कवर्ड हो गया। जब बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते, बॉडी के सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करते, तो वो बॉडी क्या परफॉर्म करती है, राइट। तो जब मैं रोटेशनल मोशन लिख रहा हूं, मतलब बॉडी के पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कवर्ड है। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है अपने मेन पोजीशन से आगे जाता है, वो स्विंग जैसा, और वापस फिर इसको क्रॉस करके वापस पीछे जाता है, एंड देन आगे जाता है ना, स्विंग। स्विंग का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, ऑसिलेशन, है ना। सो और ट्रांसलेशन मोशन मतलब कंटिन्यूअसली कैसे आना, स्ट्रेट जाना। तो जब हम लोग बॉडी बोलते हैं तो ओनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन आर पॉसिबल फॉर बॉडी, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले, अब यही डिस्कशन गैसेस के लिए अप्लाई करने वाले। तो सबसे पहले पहला गैस ले रहा हूं मैं, मोनो एटॉमिक गैस। तो आपको पता है कि एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे या दो से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो उसको बॉडी बोल सकते हैं या सिस्टम बोल सकते हैं, है ना। सिस्टम क्या होता है, 2 पार्टिकल या 2 से, उसको सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को ही बॉडी बोलते हैं। दोबारा से, सिंगल पार्टिकल है तो उसको बॉडी नहीं बोल सकते, बट 2 पार्टिकल या 2 से तो उसको नाम देते हैं सिस्टम ऑफ, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज बॉडी, राइट। सो अब मैंने कौन सा गैस डिस्कस किया है, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसमें सिंगल एटम हो। अब सिंगल एटम का गैस होगा तो उसको बॉडी बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज बॉडी बोलने के लिए कम से कम कितने पार्टिकल होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। तो इसको अभी एक सिंगल पार्टिकल ही बोलेंगे। तो अगर ये पार्टिकल है मतलब ये बॉडी नहीं है, राइट, तो इसके पास एक ही पॉसिबल मोशन है, वो है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। बट ये ट्रांसलेशन मोशन वो कितने एक्सिस के अलोंग परफॉर्म कर सकता है या कितने एक्सिस के अबाउट परफॉर्म कर सकता है? तो फिर ये एक ही ऑब्जेक्ट जो है, एक ही गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, एक ही गैस मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, और एक ही गैस मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है। तो कितने एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर सकता है? 3 एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग बोलेंगे इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या है? बिकॉज it can perform translation motion along 3 possible axis। और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलने के पीछे और भी लॉजिक है। मुझे तो एक्स एक्सिस की तरफ जाने के लिए उसको हाफ mv स्क्वायर एक्स इतनी एनर्जी लगेगी, वाई एक्सिस के अलोंग जाने के लिए भी हाफ mv स्क्वायर एक्स इतनी एनर्जी लगेगी, और हाफ mv स्क्वायर वाई, सॉरी जेड, और हाफ mv स्क्वायर वाई इतनी एनर्जी लगेगी इधर जाने के लिए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने से अच्छा क्वाड्रेटिक टर्म बोलो। एक क्वाड्रेटिक टर्म समझता है जिसपे पावर 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक टर्म इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम बोलोगे अभी भी नहीं समझा, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि वो कितने अलग अलग टाइप के मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो अब अगर ये देखो v है मतलब स्पीड है, और उसका स्क्वायर है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है मतलब मोशन है। बट तीनों टर्म अलग अलग है, ये vx स्क्वायर है ये, और ये मतलब 3 अलग अलग मोशन है। तो 3 अलग अलग मोशन है तो 3 पॉसिबिलिटी हुई ना, तो 3 पॉसिबिलिटीज मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? Because it can perform translation motion along x-axis, along and along, right? और तीनों एक्सिस के along ये 3 अलग अलग एनर्जीज होती है या 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, 3 अलग अलग क्वाड्रेटिक टर्म है, इसलिए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बोल दी यहाँ पे? 3। अब हम लोग जा रहे हैं डायटोमिक गैस के ऊपर, ठीक है। वंस अगेन क्या सीखेंगे डायटोमिक गैस के बारे में? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको डिस्कस करेंगे। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिसाइड होती है?
वो कितने अलग अलग टाइप के मोशन परफॉर्म कर सकता है, बराबर है। ये हुआ वन लॉजिक। अनदर लॉजिक, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक टर्म्स इट हैज, बिकॉज वन क्वाड्रेटिक टर्म इज इक्वल टू वन एनर्जी, and one energy is equivalent to one motion, and one motion is equivalent to 1 degree of freedom। वापस अभी भी नहीं समझा, बोलो वापस, इधर ध्यान दो, क्या समझना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उसके पास कितने अलग अलग तरीके के क्या है, मोशन है, ठीक। ये उसका वॉज मीनिंग है, ये तुमको सिंपल मीनिंग दे रहा हूं समझने के लिए। तो उसको कैसे गिनेंगे, तो सिंपल है, मोशन गिनना है ना, मोशन के टाइप गिनने, मोशन का काइंड गिनना है। तो उसके लिए आप क्या, आपको पता है मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के फॉर्मूला में v² आता है, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म आती है। तो एक क्वाड्रेटिक टर्म मतलब एक टाइप ऑफ मोशन, एंड वन टाइप ऑफ मोशन मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक टर्म रहेगी अलग अलग, उतने टाइप के क्या हुए, मोशन हुए, और उतनी तुम्हारी क्या हुई, डिग्री ऑफ। तो वंस अगेन, वन सिंगल मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इट कैन परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन ओनली, रोटेट तो नहीं हो सकता, राइट। बॉडी के लिए आप लोग वो सब बोल सकते हो, बट वो खाली क्या परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेशन मोशन, बिकॉज वो सिंगल मॉलिक्यूल है। तो ट्रांसलेशन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए उसके पास पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, बोलो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ वी आर डिस्कसिंग डायटोमिक गैस, राइट। डायटोमिक गैस में मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि O2 है ना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये अगेन दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना इसमें। तो फिर ये दो, ये मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 एटम और ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, बट एटम तो 2 है ना, तो 2 या 2 से ज्यादा जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हुआ। अब अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हुआ तो ये क्या हुआ, बॉडी हुआ, और अगर ये बॉडी हुआ तो पॉसिबल मोशन क्या हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, बराबर है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो ये तो बॉडी है, तो तीनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो पहले मैं तुम्हें इसका ट्रांसलेशन मोशन समझाता हूं। हो सकता है कि ये देखो, इसी को तुम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल समझ लो, तो ये ऑक्सीजन का पहला एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम, और ये कोवैलेंट बॉन्ड दोनों के बीच का, राइट। हो सकता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलोंग, इसको वाई बोल दो सपोज, ये कहां जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस। हो सकता है वो ऊपर जा रहा हो, ऐसा सीधा ऊपर, तो अलोंग, हो सकता है, पॉसिबल क्या है। तुम अगर नहीं बोलोगे ऐसा नहीं होता है, तो तुम्हें रीजन देना पड़ेगा ऐसा क्यों नहीं होता है, राइट। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है, तो होगा ही जरूर। जो मैं बोल रहा हूं वो पॉसिबल है, तो बोल हो सकता है वो कहां जाए, वाई एक्सिस के अलोंग, हो सकता है वो ऐसे भी तो सीधे जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो जेड एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, और तो फिर ये क्या परफॉर्म कर सकता है, बोलो ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग अलोंग, बट एक्स एक्सिस के अलोंग जाने के लिए उसको हाफ mv² एनर्जी चाहिए, वाई एक्सिस के अलोंग जाने के लिए हाफ mv² वाई, और ये हाफ mv² जेड। तो फिर ये हुआ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हुआ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हुआ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बट ये तो दो एटम्स है, तो इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज, एंड बॉडी इज कैपेबल ऑफ, मतलब ये डायटोमिक पार्टिकल जो मोनोएटॉमिक परफॉर्म नहीं कर सकता था, वो कौन सा था, बोलो रोटेशनल मोशन। जो ये परफॉर्म कर सकता है, सॉरी डायटोमिक परफॉर्म कर सकता है, ये नहीं परफॉर्म कर सकता था, बिकॉज वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं था। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये क्या परफॉर्म कर सकता है, रोटेशनल। तो अब हमें इसका रोटेशनल मोशन ये डिस्कस करना है, राइट। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, बॉडी किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या होती है, रोटेट होती है। तो हमारे पास टोटल 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बराबर है। तो अगर मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया, तो हो सकता है वो ऐसे रोटेट हो, ऐसे। तो ये वर्टिकल एक्सिस कौन है, जेड। देखो दिमाग लगाओ जरा, हमने ये ऐसे रखा तुम्हारे मॉलिक्यूल को, और ये जेड एक्सिस है, तो मॉलिक्यूल हो सकता है ऐसे ऐसे रोटेट हो, तो वो किस एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, हाँ तुम्हें नहीं समझता,
जो एक्सिस इसकी सेंटर ऑफ मास को परपेंडिकुलर है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास यहां आएगी ना, तो उसको परपेंडिकुलर, ये जेड परपेंडिकुलर है, तो ऐसे हो रहा है ना रिवॉल्व, तो ये किसके अबाउट, देखो ऐसे इधर दिखाता हूं, ये किसके अराउंड घूम रहा है, यस, ये जेड एक्सिस उसको परपेंडिकुलर, तो उसके अराउंड घूम रहा है, बट ये किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, बट जेड के अबाउट रोटेट हो रहा है या अराउंड रोटेट हो रहा है, तो इसका रोटेशनल मोशन आया, हो सकता है अराउंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब यही मॉलिक्यूल ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है, ये ऐसे इस तरीके से, तो अब ये किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ये इधर कौन सा है, अच्छा तुमको यहां पे समझना मुश्किल जा रहा है तो तुम यहां समझो, ये देखो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, बट मॉलिक्यूल खुद किसके अलोंग है, ये मॉलिक्यूल है, ये कौन है, एक्स एक्सिस है, एक पेन दे दो, हाँ ठीक है, ये एक्स, ये तुम्हारा वाई, ये तुम्हारा जेड और ये एक्स, तो मॉलिक्यूल खुद किसके अलोंग है, ठीक, तो इसको अभी मॉलिक्यूल को ही एक्स बोल दो, तो फिर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है इस तरीके से, नहीं समझा, तो अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो बोलो क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट हो सकता है अबाउट वाई एक्सिस, नहीं समझा, क्लियर है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ये मॉलिक्यूल जो है आपने तो एक्स के अलोंग लिखा है, तो फिर अभी और कोई मोशन, और कोई रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, इस प्लेन में यही दो पॉसिबल है, एक तो ये वाला या फिर ऐसा वाला, राइट, समझे कि नहीं, तीसरा वाला पॉसिबल नहीं है, मतलब तीसरे एक्सिस के अबाउट पॉसिबल नहीं। अब तुम में से कोई बोलेगा सर हम लोग मॉलिक्यूल ना वाई एक्सिस के अबाउट रखते हैं, इधर रख रहे हैं, तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल अगर इधर रखा तो एक तो ऐसे रोटेट हो सकता है, मतलब किसके अराउंड, बराबर है, या फिर ऐसे रोटेट हो सकता है, एक मिनट, एक्स एक्सिस कैसा है हमारा, ये हमारा एक्स है, कंफ्यूज मत हो, गिनना है तुमको ये, हाँ बोलो, तो ये तुम्हारा कौन हुआ बोलो, वाई एक्सिस, बराबर है, तो दूसरा रोटेशन इसका ऐसा हो सकता है, ये ऐसा है, ये वाला, तो इस तरफ कौन था, ऐसे ऐसे, इस तरफ कौन था, तो एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट हुआ, वो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक्यूल खुद ऐसा है, तो ऐसे कैसे रोटेट हो सकता है, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, वो वाई के अलोंग है, तो वाई के अलोंग, जिसके अलोंग हो उसको कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है, जिसके अलोंग है उसको क्या नहीं हो सकता, वो जिन दोनों के अलोंग नहीं है उनके उनको कैसा हो सकता है वो, तो फिर अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग है तो किसके अबाउट रोटेट होगा, अगर वो एक्स के अलोंग है तो किसके अबाउट रोटेट होगा, क्योंकि जिसके अलोंग होता है वो उसको परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, राइट, मतलब मॉलिक्यूल एक एक्सिस के अलोंग होता है, एक, और बाकी दो के अराउंड रोटेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी, तो रोटेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी, क्या चाहिए, तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये कहां से आया, रोटेशन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अगर जेड और वाई के अलोंग मूव हो रहा है तो इधर जेड लेंगे और इधर क्या लेंगे, वाई लेंगे, समझे कि नहीं, बट आप एक बात नोटिस करो, जैसे इधर हाफ एम वी स्क्वायर है वैसे इधर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक टर्म, इधर आंदो, एक क्वाड्रेटिक टर्म, ये हाफ एम वी स्क्वायर किससे इक्वल था, हाफ केबीटी से, अरे है नहीं, तो ये दिमाग में रखना क्योंकि मैं बाद में इनको काउंट करने वाला हूं, तो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर सकता है बोलो, रोटेशनल मोशन, तीसरा पॉसिबल क्या है उसके पास, वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या हो सकता है, इधर आंदो सब लोग, सो ये मॉलिक्यूल है सपोज, तो वाइब्रेशन मोशन में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है समहाउ ड्यू टू एक्वायरिंग एनर्जी, एनर्जी एक्वायर करने के कारण हो सकता है वो मॉलिक्यूल थोड़ा यहां से दूर जाए, क्योंकि तुमने 11 में थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, तो जब इसको एनर्जी देंगे तो ये कहा जाएगा थोड़ा आगे, बट फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, बट तुम बोलोगे सर गैस मॉलिक्यूल में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, बट यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, अरे नहीं समझा, तो दोनों में बॉन्ड है कि नहीं है, बॉन्ड है मतलब फोर्स है कि नहीं है, अरे बॉन्ड फॉर्म होने की बात कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों में बॉन्ड है मतलब क्या है, फोर्स है, तो अगर इसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो ये थोड़ा कहां जाने की कोशिश करेगा, आगे, बट ये बॉन्ड के कारण ये उसको कहां खींचेगा, मतलब ये आगे जाके वापस कहां आएगा, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन,
क्या बोलते हैं? सो देयरफॉर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकता है, ये रोटेशन मोशन भी कर सकता है, और ये वाइब्रेशन भी कर सकता है। बट वाइब्रेशन में तो अभी जैसे मैंने तुम्हें बोला रोटेशन के लिए ये एनर्जी चाहिए, वैसे वाइब्रेशन के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? तो वाइब्रेशन में एनर्जी चाहिए हाफ mv² प्लस du अपॉन dx। वाइब्रेशन में कितनी एनर्जी चाहिए? नहीं, इसको ऐसे पढ़ो तुम लोग, हाफ mv² प्लस हाफ kx², ये एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगर वाइब्रेशन होना है तो इतना एनर्जी लगेगा। अब मुझे पता है तुम्हारे बाउंसर चला गया, ये सब क्या है? पहली चीज, वाइब्रेशन होने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा या पीछे आना पड़ेगा। तो आगे बढ़ना, आगे जाना या पीछे आना मतलब काइनेटिक एनर्जी, मोशन, तो इसलिए हाफ mv², इसलिए हाफ। और आगे सुनना, आगे बढ़ने के लिए इसकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे अभी पहले वो पॉइंट ए पे है, तो आगे बढ़ रहा है तो ये पॉइंट बी पे आएगा, फिर पॉइंट सी पे आएगा, फिर सी से वापस रिटर्न आएगा। तो क्या चेंज हो रही? पोजीशन। तो पोजीशन चेंज होने के कारण कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हाफ kx² है ना, ये कौन सी एनर्जी मालूम है? पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या आपने डायरेक्ट बता दिया, हमें तो कुछ भी नहीं समझा। तो एक चैप्टर है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 5, वो तो 11 में तो था नहीं, तो ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5 है। ऑसिलेशन चैप्टर में तुम सीखोगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उसकी टोटल एनर्जी होती है हाफ mv² प्लस हाफ kx²। दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो वाइब्रेट नहीं होगा, क्योंकि अगर काइनेटिक नहीं है तो आगे ही नहीं जाएगा या पीछे नहीं आएगा, तो ऑसिलेशन बोल सकते हो क्या? और अगर ये हाफ kx² नहीं तो पोजीशन क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। मतलब दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो वो क्या नहीं परफॉर्म करेगा? तो वाइब्रेशन करने के लिए दोनों चाहिए, और ये प्रूफ के साथ है। कौन से चैप्टर में? ऑसिलेशन में। वो जहां पे हम लोग सीखेंगे वहां देख लेना, वहां पे है। राइट, तुम यहाँ पे घर जाओगे, बुक खोलो, ऑसिलेशन चैप्टर में आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, बट एनीवेज मेरा पॉइंट इतना था कि अगर ऑब्जेक्ट, ये जो डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, इसका भी कैपेबल है वो, और वो क्या परफॉर्म कर सकता है वो? वाइब्रेशन मोशन। और वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म करने के लिए उसको इतनी एनर्जी लगेगी। अगर इतनी एनर्जी नहीं तो वाइब्रेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। राइट, अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम लोग बोलते हैं कि एक v², तुमको याद होगा कि v² का टर्म है, v² का टर्म मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी में आता है। तो फिर जब मैं एक क्वाड्रेटिक टर्म देखता हूं तो वो एक मोशन हो गया, क्योंकि अरे वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब एनर्जी, और एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड होती है? मोशन के साथ। तो व्हेन आई सी वन क्वाड्रेटिक टर्म, आई सी वन मोशन। तो ये एक मोशन हुआ, ये दूसरा मोशन हुआ। अरे है नहीं, गिनो मत कौन सा टर्म गिनो, बोलो। ये एक मोशन हुआ, ये दूसरा मोशन हुआ। ये दोनों सेम ही क्या अलग अलग है? वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, दिखने में दोनों कैसे है? दिखने में अलग सेम है। ये vx है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, और ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग, तो कैसे बोल रहे हो सेम है? ये दोनों क्वाड्रेटिक टर्म सेम ही क्या अलग अलग है? तो ये एक टर्म हुई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये वाला, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब डायटोमिक गैस में पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? बिकॉज इट कैन परफॉर्म 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, या 7 डिफरेंट इंफॉर्मेशन है मोशन की, इसलिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितनी? 7। कभी कभी क्या होता है, डायटोमिक गैस में दो और, डायटोमिक में भी दो और होते हैं, एक होता है हेवी और एक होता है लाइट, हल्का, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जैसे मान लो O2 हेवी है। ठीक है, जो हेवी होते हैं वो जल्दी से वाइब्रेट नहीं होते। क्या नहीं होते? बिकॉज वो हेवी होते हैं, लॉजिक लगा दो, है ना। हेवी ऑब्जेक्ट थोड़े लेस वाइब्रेट होते हैं, और जो लाइट होते हैं वो वाइब्रेट भी हो सकते हैं। तो अगर लाइट डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्या है? लाइट, इट कैन परफॉर्म along with that it can also perform vibration motion, right? But अगर वो heavy है तो it can only perform vibration नहीं होगा, because वो क्या है? heavy है।
और अगर ये ही दोनों होंगे तो कितनी क्वाड्रेटिक टर्म आई? तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई? क्योंकि 3 टाइप का ट्रांसलेशन मोशन और 2 टाइप का रोटेशनल मोशन, तो कितने डिफरेंट टाइप के मोशन हुए? 5। तो जितने डिफरेंट टाइप के मोशन उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर हुई 5। बट अगर वो ये भी करेगा, क्या वाइब्रेट भी करेगा, है ना, ट्रांसलेशन और रोटेशन के साथ साथ क्या करेगा? तुम बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों ना हो और अकेला ये हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है, राइट? सो तुम तो अगेन आपने अंडरस्टैंडिंग पे पीछे जा रहे हो। गैस मॉलिक्यूल क्या परफॉर्म करता है? रैंडम मोशन। रैंडम बोला तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बराबर है। बट मोनो में क्या नहीं पॉसिबल था? रोटेशन पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वो क्या नहीं होता? बॉडी नहीं होता, राइट? तो मोनो एटॉमिक गैस में क्या पॉसिबल नहीं, समझा ना, राइट? तो इसलिए मोनो में खाली एक ही मोशन पॉसिबल है, कौन सा? ठीक है। तुम बोलोगे सर इसमें वाइब्रेशन क्यों पॉसिबल नहीं? ऐसा हो सकता है ना वो। अरे वाइब्रेशन होने के लिए एक मीन पोजीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिसके अबाउट आप आगे जा रहे हो या तो देखो ये एक मॉलिक्यूल मतलब एक मीन पोजीशन हुई, और इसके अबाउट ये कहां जाएगा? आगे और पीछे। तो एक के अबाउट आप आगे पीछे हो रहे हो, या फिर आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर बॉन्ड है, यहाँ पे कोई बॉन्ड है? सिंगल आइटम है, राइट? तो फिर वो आगे पीछे तो होने नहीं वाला है, क्योंकि ये आगे पीछे क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी मिली, हीट मिली, टेम्परेचर के कारण ये आगे गया, और बॉन्ड के कारण वो वापस कहा आया? पीछे आया, फोर्स लगा। अभी भी नहीं समझा? इसलिए डायटोमिक में ही क्या पॉसिबल है बोलो? वाइब्रेशन। मोनो में वाइब्रेशन पॉसिबल, और रोटेशन तो इधर था ही नहीं पॉसिबल, तो बचा कौन सा? और ट्रांसलेशन मोशन कितने एक्सिस के अलोंग? 3। इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग, नहीं समझा? तो इसलिए मोनो के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डाया के पास 5 या 7, 5 या 7, डिपेंड करता है वो ट्रांसलेशन मोशन के साथ वाइब्रेट भी हो रहा है कि नहीं। तो एक तो वो ट्रांसलेशन और रोटेशन पर मोशन परफॉर्म करेगा, या फिर ट्रांसलेशन, रोटेशनल, और डिपेंड करता है वो हेवी है कि लाइट है। लाइट है तो तीनों मोशन परफॉर्म करेगा, है कि नहीं? तीनों कौन से? और सर लाइट बोला कि हेवी बोला? हाँ ठीक है। और हेवी है तो खाली क्या परफॉर्म करेगा, है ना? वाइब्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसमें। आगे और सुनो, आपको पता है ये सब कुछ मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, बराबर है। तो हाफ mv² एक्स चाहिए होगी एक्स एक्सिस के अलोंग सीधा जाने के लिए, हाफ mv² वाई चाहिए होगी वाई एक्सिस के अलोंग सीधा जाने के लिए, जेड एक्सिस के अलोंग जाने के लिए हाफ mv² जेड चाहिए होगी। तो आपको पता है हर एक में ये तो एनर्जीज है, और हर एनर्जी में एक क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक टर्म, है ना? तो बार बार पूरा फॉर्मूला देखने से अच्छा हमने एक लॉजिक बना लिया। एक क्वाड्रेटिक टर्म मतलब एक मोशन, और एक मोशन मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दिस गिव्स यू 1 2 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बोलो ट्रांसलेशनल मोशन मॉलिक्यूल को कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है? 3 डिग्री। और एक तरीके से बोलता हूं, ट्रांसलेशन मोशन कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है? रोटेशनल मोशन कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है? वो 2 ही क्यों करता है, वो 3 क्यों नहीं कर सकता? हाँ, पार्टिकल मॉलिक्यूल जिस एक्सिस के अलोंग है उसको परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। उसका एक एक्चुअल रीजन अलग भी है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअल रीजन ये है कि जिसके अलोंग है वो, उसके अलोंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसे अगर वो सपोज ये एक्स है ना, तो ये अभी ऐसा रिवॉल्व हो रहा है, तो एक्स के अबाउट इसकी पोजीशन एक्स के अबाउट, एक्स तो ये है ना, तो ये एक्स से कहा जा रहा है? दूर जा रहा है। तो एक्स के अबाउट इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, राइट? तो ये एक्स के अबाउट उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब एक्स के अबाउट उसकी एनर्जी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो पोजीशन चेंज होना मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जिसके अलोंग वो है उसके अबाउट उसकी पोजीशन क्या नहीं हो सकती? चेंज नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसके अबाउट वो रोटेट नहीं हो सकता। बट ये तुम्हें समझाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे समझाया कि जिसके अलोंग है उसको वो क्या नहीं हो सकता? परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। बाकी 2 के अराउंड क्या हो सकता है वो? इसलिए जिस एक्सिस तो, और एक बात समझो भाई, रोटेट अगर होना है तो वो पक्का किसी एक एक्सिस के अराउंड रहेगा ही रहेगा। अब मेरे को दिमाग मत देना कि ये एक्स है, ये वाई, और सपोज ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, राइट? सो मॉलिक्यूल जो है हमारा, हम इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर नहीं, मॉलिक्यूल इधर रखा,
तब बताओ, वो तो अभी किसी भी एक एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो आपका जो डायलॉग था जिसके अलोंग है वो उसके अबाउट क्या नहीं हो सकता, रोटेट नहीं हो सकता। तो फिर आपने वो मोशन वाले टाइप ठीक से पढ़े नहीं। आपको ये पता होगा कि जिधर मॉलिक्यूल रखते हैं वो खुद एक एक्सिस बन जाता है। क्या होता है वो? तो पहले एक्सिस नहीं आते, पहले कौन आता है? मॉलिक्यूल आता है, और उसके बाद क्या डिसाइड करते हैं? एक्सिस। तो मॉलिक्यूल इट सेल्फ इज वन एक्सिस, तो बचे कितने एक्सिस? दो एक्सिस। तो वो रोटेट कितने एक्सिस के अबाउट हो सकता है? तो रोटेशन दो के अबाउट ही हो सकता है। तो रोटेशन मैक्सिमम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट कर सकता है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बराबर है। अब आते हैं हम लोग वाइब्रेशन पे, बराबर है। वाइब्रेशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल आगे जाता है और वापस पीछे आता है, राइट। तो वो जैसा मैंने इधर बोला कि वो दो एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इधर बोला दो एक्सिस के अबाउट स्ट्रेट जा सकता है, वैसे इधर मैंने कुछ नहीं बोला है कि दो एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैंने जस्ट इतना बोला कि वाइब्रेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जस्ट इतना आंसर, मैंने इतना लॉजिक यूज किया है। वाइब्रेट होने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, और किसी एक एनर्जी के, वो एक एनर्जी है तो वो वाइब्रेट नहीं हो सकता। इट शुड पोजेस बोथ द एनर्जी, ओनली देन इट कैन वाइब्रेट। बट तुम्हें पता है एक एनर्जी मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इधर कितनी एनर्जी आई? तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो वाइब्रेशनल मोशन कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है? मोशन एक ही है, मोशन, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो दोनों एनर्जी अलग अलग है कि सेम? ये काइनेटिक हो रही है, सो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, दो सेपरेट एनर्जी है, मतलब दो सेपरेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देयरफॉर वाइब्रेशन मोशन तो एक ही मोशन है, बट वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल मोशन में दो एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकते हो, इसलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्रांसलेशन मोशन में 3 एक्सिस के अराउंड जा सकते हो, इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशन, रोटेशनल और क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, तीनों हुए तो टोटल कितनी हुई? बट तीनों नहीं हुए तो कौन से दो हो सकते? अच्छा, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि डायटोमिक जो है वो खाली ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि डायटोमिक रोटेट नहीं हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज डायटोमिक है तो वो क्या हुआ? सिस्टम ऑफ, एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। और गैस में ऐसा है कि जो पॉसिबल है वो होगा ही, क्योंकि वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? रैंडम मोशन। सो डायटोमिक बोला तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल फिक्स है, होगा कि नहीं होगा वो कौन सा डिसाइड करना पड़ेगा? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हेवी है कि। तो अब दोबारा बोलो, डायटोमिक में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 7 हमेशा, 5 और 7, 5 बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एंड 7 बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन, राइट? समझा कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं और उन पार्टिकल की बात करते हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो आपको 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स तो समझने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम लोग बता नहीं सकते, राइट? उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो इसीलिए उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग, एक फॉर्मूला है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला से तुम लोग खाली, वो भी फॉर्मूला एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए अप्लाई होता है, मतलब उसमें भी, इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे जो जो पॉली वाले है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? पॉली में अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, जैसे ओजन है पॉली में 3 तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं नॉन लीनियर अरेंजमेंट, और इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। पॉली इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पॉली मॉलिक्यूल मतलब मोर देन 2 मॉलिक्यूल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसका मोशन समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें अरेंजमेंट अलग अलग आ सकता है। जैसे डायटोमिक का एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसके अलावा और क्या होगा, राइट? तो बोलोगे ऐसा होगा, अरे वो एक ही तो है, राइट? बट ये दोनों क्लियर कट अलग अलग है। तो मोर देन 2 का अरेंजमेंट लीनियर भी, नॉन लीनियर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। सो इसके हिसाब से अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है, नॉन लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन अलग है। इसीलिए जो पॉली है उसमें बस हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस करके छोड़ देंगे, राइट? जब वो डिस्कशन आएगा तब बता दूंगा। बट परफेक्ट डिस्कशन हम लोग किसका कर सकते हैं बोलो? मोनो और डायो का, राइट?
तो अब दोबारा से डिग्री ऑफ फ्रीडम को ओवरऑल बात करते हैं. व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो पॉसिबल टाइप ऑफ मोशन, ये हुआ पहला अंडरस्टैंडिंग. दूसरा, पॉसिबल टाइप ऑफ एनर्जी पजेस्ड. पॉसिबल टाइप ऑफ, जितनी पॉसिबल टाइप ऑफ एनर्जी पजेस्ड है उतनी क्या हुई? डिग्री ऑफ फ्रीडम. अरे क्योंकि आपके पास जितनी एनर्जी रहेगी उतना अलग अलग टाइप का और उतना ज्यादा आप क्या परफॉर्म कर सकते हो? मोशन. और मोशन परफॉर्म करने को तो फ्रीडम बोलते हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिलेटेड टू व्हाट? एनर्जी. जितनी ज्यादा टाइप की अलग अलग एनर्जी होगी उतने टाइप का ज्यादा अलग अलग क्या होगा? मोशन होगा. मतलब उतना डिफरेंट टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. ठीक. अब एक टाइप का मोशन परफॉर्म करने के लिए हाफ mv², आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं, इतनी एनर्जी चाहिए एक टाइप का परफॉर्म करने के लिए. तो जब भी हाफ mv² या v² ऐसा कुछ आए, क्वाड्रेटिक टर्म आ गया, राइट, तो वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, बिकॉज वो एक टाइप का क्या हुआ? मोशन हुआ. तो अब आपको क्या करेंगे? एग्जाम में ना एक इक्वेशन देंगे आपको और बोलेंगे गिनो यहाँ पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है. आपको बस उस इक्वेशन में क्या गिनना है मालूम है? v² नहीं, क्वाड्रेटिक टर्म. कभी कभी v² नहीं होता है, कभी कभी du/dx का स्क्वायर होता है. क्या होता है? तो तुम परेशान, उधर तो v² नहीं था, सर ने बोला था v² आएगा. अबे सर ने बोला था क्वाड्रेटिक टर्म आएगा. क्या आएगा? तो तुमको बस गिनना है कितनी क्वाड्रेटिक टर्म है, कितने स्क्वायर है वहां पे. तो जितनी क्वाड्रेटिक टर्म रहेगी उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम. बस खत्म हो गया. कुछ क्लियर है ये? हाँ, क्या अभी भी नहीं समझा? क्या? फिर बोलो वापस. डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन पॉसिबल है, इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ. बट डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर टाइप्स ऑफ मोशन कम्स फ्रॉम एनर्जी. इफ देयर इज एनर्जी, उस टाइप का एनर्जी अवेलेबल है तो उस टाइप का क्या परफॉर्म होगा? मोशन होगा. उस टाइप की एनर्जी नहीं तो उस टाइप का क्या नहीं होगा? हाँ, राइट. तो आप एनर्जी आइडेंटिफाई करो, और एनर्जी आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको शॉर्टकट दे दिया है कि क्या? क्वाड्रेटिक टर्म. देखो, क्वाड्रेटिक टर्म गिनो, वो आपकी एनर्जी हो गई. समझा कि नहीं समझा? तो अब थोड़ा और आगे लिखेंगे तो सही. तो मुझे एक बात बताओ, किस अभी हम लोग कंपेयर करेंगे मोनो और डाया दोनों को. दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? सोच के बताओ, खाली भोको मत. दोनों में ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? क्यों भाई? क्योंकि दिख रही इधर, ये देखो, ये भी है, 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 ऐसा इसलिए. हाँ, वो ज्यादा नंबर ऑफ टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो ज्यादा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म करना है तो एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए. सो डाया हैज लार्जर एनर्जी देन द मोनो. सवाल उठता है कितनी है? डाया की एनर्जी अगर ज्यादा है मोनो से तो कितनी ज्यादा है, या फिर मोनो की एनर्जी कितनी है, डाया की एनर्जी कितनी है. तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ लॉजिक, जो तुमने पढ़ा तो है बट समझा नहीं. तो मुझे बताओ, जब हमने इसको कंपेयर किया था तो अब हमें पता चला था कि हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kbt. तो एक हाफ mv² जो है, एक हाफ mv² एक हाफ kbt से क्या होता है? इक्वल होता है. या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, एक क्वाड्रेटिक टर्म मतलब एक हाफ kbt. बराबर है. तो अब आ जाओ इधर, मुझे बताओ इधर कितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स थी? इसमें 3 थी. तो मतलब कितने हाफ kbt? 3 हाफ kbt, मतलब 3/2 kbt. 3/2. ठीक. अब मुझे बताओ आते हैं डायटोमिक में, है ना. सो पहला लेते हेवी वाला जिसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी क्वाड्रेटिक टर्म? तो कितनी बार हाफ kbt? 5 टाइम्स ऑफ हाफ kbt. तो इसकी एनर्जी कितनी हुई बोलो? और हेवी लाइट वाला लेंगे तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना. मतलब 7 क्वाड्रेटिक टर्म्स, और एक क्वाड्रेटिक टर्म मतलब एक हाफ kbt. तो 7 क्वाड्रेटिक टर्म मतलब 7/2 kbt. इतनी एनर्जी होगी लाइट वाले की. और 5/2 kbt इतनी एनर्जी होगी हेवी डायटोमिक की. और 3/2 kbt होगी. क्या यहां से ये समझ रहा है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक हाफ kbt? नहीं समझा? देखो, ये एक क्वाड्रेटिक टर्म 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और एक क्वाड्रेटिक टर्म एक हाफ kbt से क्या होता है? तो फिर वापस 1 डिग्री ऑफ टर्म
मतलब एक हाफ mv स्क्वायर और वही इक्वल है एक हाफ। तो इन शॉर्ट एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एक हाफ केबीटी। तो अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बोलूं इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल क्या हुआ भाड़ में गया, मैंने बोल दिया कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 10 है। मॉलिक्यूल कौन सा कहाँ है भाड़ में गया, कैसे 10 आया वो भी भाड़ में गया, बस बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो हाउ मेनी क्वाड्रेटिक टर्म्स विल बी देयर? 10 quadratic terms will be there and each quadratic term contribute half, so therefore energy कितनी हुई? 10 times the half kbt, 10 times the half kbt, तो 10/2 kbt, तो 10/2 kbt कितनी हुई? 5 kbt। नहीं समझा? अरे इस तरीके से अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो? हाफ केबीटी से, आपको उस मॉलिक्यूल का एनर्जी पता चल जाएगा। तो यहां से ये बात समझ में आई कि जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा उसके पास एनर्जी भी सबसे ज्यादा, क्योंकि उतना मोशन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी सबसे ज्यादा चाहिए। अभी भी दिमाग में नहीं गया? क्लियर है क्या? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, मीनिंग कंसेप्ट मीनिंग जो है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। तो इसको बोलते कैसे, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन कैसे लेते हैं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन ऐसे लिख देते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेट्स को लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ सिस्टम। पोजीशन एंड पोजीशन का मतलब वो कहां है और ओरिएंटेशन का मतलब वो क्या कर रहा है, राइट? क्या कर रहा है में उसका मोशन आएगा, तो क्या कर रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन आएगा, और पोजीशन का मतलब वो ट्रांसलेशन, जैसे एग्जाम मतलब मैं तुम्हें डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोला मैंने? पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। तो पोजीशन का मतलब कहां है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं तो कहां है, तो हो सकता है एक्स एक्सिस के अलावा, हो सकता है, हो सकता है, और क्या परफॉर्म कर रहा है? मोशन। तो कितने टाइप का मोशन आया? तो देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना आया? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। अभी भी नहीं समझा? तो ये क्या है? ये क्या है? डेफिनेशन किसकी? सो बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन बताओ। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं बोलो? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड आवाज नहीं, टू डिस्क्राइब, बोलो टू डिस्क्राइब पोजीशन, एंड दूसरा वर्ड क्या है? ओरिएंटेशन। कहां है, क्या कर रहा है, राइट? तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन समझने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए इट्स कॉल्ड, उतनी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस हो गया, ठीक है? और एक और मुझे इसमें इधर लिखना है, ईच क्वाड्रेटिक टर्म, each quadratic term contributes half kbt energy। एक क्वाड्रेटिक टर्म कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है? हाफ केबीटी। दिस इज कॉल्ड इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज इक्विपार्टीशन? वर्ड है इक्विपार्टीशन का मतलब, इक्विपार्टीशन का मतलब इक्वल पार्टीशन, इक्विपार्टीशन ना मतलब इक्वल टुकड़े करना है एनर्जी के, राइट? तो तुमने एक बात नोटिस करी है ना, इधर देखो, इधर देखो, ये ट्रांसलेशन मोशन थे तीनों, और ये दोनों, और ये दोनों की वजह से क्या हो रहा था? बट हर कोई किससे इक्वल है? समझ आ रहा है क्या? तो एनर्जी जो है वो कैसे डिवाइड हो रही है? मतलब मोशन किसी भी टाइप का हो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सेम है। इसको भी कितनी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सो एनर्जी जो डिवाइड हुई है सब में वो इक्वल अमाउंट में हुई कि अलग अलग अमाउंट में? सो देयरफॉर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो वापस देखो क्या है? ईच क्वाड्रेटिक टर्म, टर्म्स नहीं टर्म ले लो, ईच क्वाड्रेटिक टर्म contributes half kbt energy. This is called law of equipartition of energy.
बाउंसर गया है क्या? नहीं सर. हर एनर्जी हाफ केबीटी से इक्वल है ना, इससे समझाया हम. इक्वी पार्टीशन, इक्वी, ई क्यू आई पार्टीशन. टी आई ओ एन, या फिर अगले वाले पेज पे लिख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इधर लिख दो. तुम्हारे बुक में इसका स्टेटमेंट दिया है कि नहीं मालूम नहीं. हाँ, पीछे आगे चल के पेज नंबर 62 पे मिल जाएगा. ओके, सो अगर मोनो एटॉमिक के लिए अगर डिस्कशन करना है, अगर एग्जाम में मोनो एटॉमिक का पूछा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास कहां से आती है? ट्रांसलेशन से. सो उसके पास रहेगी 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. टोटल एनर्जी इसकी कितनी हुई? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर वाई प्लस हाफ mv स्क्वायर जेड. तो ये हुआ हाफ kbt प्लस हाफ kbt प्लस हाफ, टोटल कितना हुआ? 3/2 kbt. ठीक है. अगर अगर डिस्कशन डाया का हुआ, डायटोमिक बट विदाउट वाइब्रेशन, मतलब हेवी वाला रहेगा, तो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? हाँ, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल. याद रखना, जिसके अराउंड, जिसके अलोंग है उसके अराउंड वो रोटेट नहीं हो सकता, याद रखना. सो बोलो टोटल एनर्जी इधर कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी इधर होगी हाफ mv स्क्वायर एक्स प्लस हाफ mv स्क्वायर वाई और हाफ, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग गया सीधा, वाई एक्सिस के अलोंग गया सीधा, जेड एक्सिस के अलोंग गया सीधा, या हो सकता है रोटेट हो गया हो एक्स एक्सिस के अराउंड और वाई एक्सिस के अबाउट. किसी भी दो बोलो, हा, कोई भी दो. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई. बट ये रोटेशन के कारण ना, और ये दोनों किसके कारण? ये तीनों किसके कारण? ट्रांसलेशन के कारण. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? हर एक क्वाड्रेटिक मतलब हाफ केबीटी. तो हाफ केबीटी अगेन हाफ केबीटी. और ऐसा नहीं है कि कोई रोटेशनल वाला है तो उसको ज्यादा एनर्जी रहेगी, सब में एनर्जी क्या रहेगी? सेम. हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाफ केबीटी. तो टोटल कितने हुए ये? 5/2 केबीटी. और डायटोमिक विथ वाइब्रेशन कितनी हुई? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट. 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशन. वाइब्रेशन 2 तरीके का है इसलिए, हाँ, वाइब्रेशन तो एक ही तरीके का है, बट उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? 2 है, इसीलिए. हाँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्वाड्रेटिक टर्म उसमें 2 है. तो बोलो क्या आएगा टोटल एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर एक्स प्लस हाफ mv स्क्वायर वाई प्लस हाफ mv स्क्वायर जेड. कौन सा मोशन है ये? ट्रांसलेशन मोशन. प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. मैं एक काम कर दो, इधर 1 और 2 लिख दो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2. मतलब तुम कोई भी एक्सिस ले लो अपनी मर्जी का, इधर एक्स और वाई लो या फिर वाई और जेड लो, जो तुम्हें 2 लेने ले लो. और फिर इधर क्या रहेगा? रोटेशनल. और तीसरा रहेगा हाफ mv स्क्वायर
प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये जो रहेगा वो वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशन रहेगा, राइट। तो हर एक के लिए कितना केबीटी, हाफ केबीटी, तो टोटल हो गया 7/2 केबीटी।